हेलोजन फैमिली सबके पास देखिएगा जरा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह जो लिखा है लिखिए। एटॉमिक नंबर किसी एक आधे का लिख सके तो लिख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए प्लीज। तो अगर मेरे को हेलोजन फैमिली पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मैं किन एटम्स के बारे में बात कर रही हूँ, किन स्पीशीज के बारे में बात कर रही हूँ। इट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस 4। पांचवा जो हमने लिखा है वो क्या है? रेडियो एक्टिव। सारे ट्रेंड में सिर्फ 4 बचेंगे मेरे पास। कॉन्फ़िगरेशन आई होप वी ऑल नो, NS2 NP5, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड है। तो साइज नो एक्सेप्शन। साइज में एक अपडेट किया लेटेस्ट एनसीईआरटी ने। जब मैं यहाँ नोट्स बनाती हूँ, मैं पुरानी एनसीईआरटी रखी हुई थी उस दिन, अगर आपके पास नोट्स की कॉपी है तो फटाफट खोल लो। गैलियम, हेलियम, कौन सी फैमिली है ये बच्चों? बोरोन। अगर नोट्स की कॉपी है और जिन्होंने बोरोन फैमिली नहीं किया है वो कहीं तो नोट कर लो अभी। अगर अपने नोट्स में निकालें तो वैल्यू देखिएगा, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम और गैलियम। क्या मैंने साइजेस की वैल्यू लिखवाई है आपको? क्या लिखवाया बोरोन का साइज? 88। और उसके बाद एल्यूमिनियम का और गैलियम का 135। ये मेरे को लग नहीं रहा था कि मैंने लेटेस्ट से उठाया है, यही लेटेस्ट एनसीईआरटी का अपडेटिंग है। पिछले साल जब शायद हम पीरियोडिसिटी पढ़ा हो तो हमने साइज ये नहीं लिखा था। ये एनसीईआरटी ने चेंज किया है वैल्यूज को कि मुझे एक बार जैसे हाईलाइट करनी थी बात कि आपको पता रहे बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम के बाद जो आया कौन, वो क्या हो गया? छोटा। याद रखिएगा, इन वैल्यूज को भी आपको याद रखना है। ऑल दो वैल्यूज कभी पूछते नहीं है आपसे, लेकिन इसीलिए कह रही हूं कि आपको याद रहे कि साइज की ये एनामोली हर जगह नहीं है कि आप सोचो जैसे बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम में हुआ वैसे ही उसके बाद ऑक्सीजन सल्फर सेलेरियम में होगा, वैसे ही फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस तरह से आप देखें तो इसमें साइज की ऐसी कोई एनामोली नहीं है। तो आप अपने लिए बार बार अपने आप को ये बात याद दिलाओ, लिख लो, वेयर एज इन ग्रुप 13 देयर वाज एनामोली, तो ताकि तुम ग्रुप 13 के नोट्स में शिफ्ट हो जाओ उसी वक्त। रटी चीजें ऐसे ही जाती हैं। आप पीछे वाले बच्चे प्लीज फैन चला लीजिए जब तक एसी नहीं चल रहा है, आपको गर्मी लगेगी सर्टेनली, चाहे तो, अगर इफ इट इज ओके आई हैव नो इश्यूज। सो साइज में इस ग्रुप में वो एनामोली नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। भाई ग्रुप 13 में तो थी, बोरोन फैमिली में तो थी, यहां वो एनामोली नहीं है। वंस वी आर एंडिंग पी ब्लॉक, I'll try to take things from group 13, group 14, group 15, कुछ ना कुछ मेरी कोशिश होगी निकले। और एक क्लास जरूर मैं बिफोर टेस्ट, जिस भी दिन टेस्ट होगा उससे एक दिन पहले मैं पूरे पी ब्लॉक को एक साथ जरूर लूंगी कि आप कुछ कुछ चीजें निकाल सके, याद कर सके। अब उसके बाद आता है बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर यहाँ पे इस ग्रुप को जिस बात के लिए जाना जाता है, वो है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था बच्चों? Amount of energy released when one extra electron is added to gaseous isolated neutral atom। तो वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज था नेगेटिव में। सबसे ज्यादा रिलीज किस में हो रहा है? क्लोरीन में। जस्ट लाइक प्रीवियस ग्रुप, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर में हमने प्रॉपर एक्सेप्शन की बात की थी, सेम मैं उसको रिपीट नहीं कर रही, बिकॉज फ्लोरीन इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जैसे ही वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, रिपल्शन इतना बढ़ा कि उसको मैनेज करने के लिए सम चंक ऑफ दैट एनर्जी इज नीडेड इनसाइड एंड रिलीज्ड विल बी लेस। तो इस वजह से, बट ये वैल्यूज दिखा इसलिए रही हूं कि आपकी कॉपी में लिखी हो तो कल को आप डाउट में आते हो तो चेक कर सकते हो, आपसे वैल्यू याद नहीं करवाई जाएगी। हाँ, किसी क्वेश्चन में मैं आपसे वैल्यू पूछ डालूं, 4 ऑप्शन ऐसे होंगे, उस 4 में से एक ही सूट करेगी उस जगह पे, तब आप ये मत घबराओ कि मैं तो वैल्यू याद नहीं करके आया, याद नहीं करके आया, ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना पड़ेगा। नहीं, कोई भी क्वेश्चन आप पे वैल्यू पे ऐसे नहीं थोपा जाएगा, साइज हो, एंथैल्पी, आयोनाइजेशन वाली हो, कुछ भी हो, एक ही वैल्यू सूट कर रही होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो हमेशा आप सही निकाल लेंगे। तो फ्लोरीन की देखिए क्लोरीन से कम है। पॉइंट इज दिस ट्रेंड। अगर अभी मेरे बच्चे मुझे याद दिलाना चाहें ऑक्सीजन फैमिली में ट्रेंड क्या था, बिना पन्ने पलटे सल्फर था, उसके बाद ऑक्सीजन किधर चला गया था? सबसे लास्ट में। तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन सबसे लास्ट में गया था, तो मैं क्या ये एक्सपेक्ट करूं इसमें भी फ्लोरीन सबसे लास्ट में जाएगा? नहीं,
फ्लोरीन यहीं पर रहा, तो कोई भी एक ग्रुप दूसरे से सिमिलर नहीं है। मेरे को हर ग्रुप के ट्रेंड्स को सोचना और याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे को नेगेटिव में ट्रेंड मिला। नाउ इफ आई आस्क इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड दीजिए। एफिनिटी क्या होता है? अफेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट करके अपने ऑर्बिटल में लेने का जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं एफिनिटी। तो एफिनिटी किसकी सबसे ज्यादा है? क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। सेम ट्रेंड अपनी कॉपी में लिखिए एफिनिटी का, कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। एफिनिटी का ट्रेंड विल बी सेम। लेकिन अगर मेरे को यहीं किसी ने पूछ लिया ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑर्डर में आपको मैथ्स की तरह रिस्पेक्ट देना पड़ेगा उसके नेगेटिव साइन को, क्योंकि एंथैल्पी इज रिलीज्ड, उसके आगे आ गया नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जब मैंने ऑर्डर लिखा है ना बच्चों ऊपर ट्रेंड, उसमें इन नेगेटिव पहले ही मेंशन कर दिया कि मैं नेगेटिव में लिख रही हूं कि नेगेटिव में किसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर इन नेगेटिव ना दिया जाए क्वेश्चन में, अरेंज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑर्डर, कहीं नहीं लिखा रिलीज्ड या इन नेगेटिव, तो मेरे को नेगेटिव साइन को वो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जो मैथमेटिक्स देता है, और वो रिस्पेक्ट दूंगी तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? माइनस में सबसे ज्यादा क्लोरीन है बच्चों, तो क्लोरीन की वैल्यू माइनस में सबसे ज्यादा का मतलब क्या है? सबसे छोटी। ये आ जाएगा पीछे, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन। गलती से भी इसको इनकरेक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन नेगेटिव इज दिस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर इज दिस। जहां वर्ड अरेंज ऑर्डर, गिव ऑर्डर आ गया, वहां पर आपको नेगेटिव साइन का रिस्पेक्ट मैथमेटिकल करना है, क्योंकि ये भी मैथमेटिकल टर्म है। और ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अक्सर पूछेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ या इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ। जहां डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया वो मैथ्स है। हाँ, कह दे डिक्रीजिंग ऑर्डर इन नेगेटिव, भाई ऊपर नेगेटिव पहले ही बोल दिया कि नेगेटिव में ही लगाना है तुमको ऑर्डर, नेगेटिव साइन के हिसाब से लगाना है ऑर्डर, की जिसकी नेगेटिव में सबसे ज्यादा है वो आगे, जिसकी नेगेटिव में सबसे कम है वो पीछे। क्लियर है सबको ये? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए ये ग्रुप जाना जाता है। आई होप वो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, नोट हो गया सबके पास। सो अब आपके पास आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लाइक एवरी अदर ग्रुप। नहीं, अब लाइक एवरी अदर ग्रुप तो बोल नहीं सकती, आपको पता है एनोमली मिली है आपको, राइट? इसीलिए इस ग्रुप में डाउन द ग्रुप अगर मैं जाऊं तो मेरे को दिखता क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हुई, जो होना भी चाहिए था, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी। कोई रीजन अब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना पी ब्लॉक पढ़ के भी मैं इसका रीजन लिख रही हूं तो मेरा पी ब्लॉक वैसे ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए अपने आप पे ट्रस्ट करिए। दिस इज वेरी पॉपुलरली आस्क्ड, एक्स एक्स बॉन्ड एनर्जी। देखिए इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने तय हैं जेई और नीट में। 3 क्वेश्चंस आर डेडिकेटेड टू दिस चैप्टर, तो मैं एक कोने को भी नहीं छोड़ पाऊंगी। एक्स एक्स बॉन्ड एनर्जी, ये आप कह लो केमिकल बॉन्डिंग के खाते में डाल लो, कहीं भी डाल लो, ये आपको मिलना ही मिलना है, 2-3 चैप्टर्स में टकराना है। अब बॉन्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है? एक बॉन्ड, एक मोल बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी रिलीज्ड। या एक बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। यूजुअली रिलीज्ड की तरह बढ़ाया जाता है इसको। अब अगर मैं सोचूं फ्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, अगर मैं यूजुअल तरीके से, ज्योति कोई तो क्लास में बार बार एंटर होने की परमिशन मांग रहा है या कह रहा है दीपक को सिस्टम पे रहे। दिस छोटा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना बॉन्ड लेंथ छोटी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा। और बॉन्ड लेंथ क्या होती है? 2 न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, तो वो फ्लोरीन फ्लोरीन की छोटी होनी चाहिए, बट छोटी है भी ऐसी बात नहीं है। फ्लोरीन फ्लोरीन यानी कितने लोन पेयर्स आमने सामने बहुत नजदीक आ गए, दोनों के मिला के 6 लोन पेयर्स, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन्स इन सच क्लोज प्रॉक्सिमिटी विल कॉज ह्यूज रिपल्शन। ये बॉन्ड तो बनते ही एक्सप्लोड होगा। आपने बना भी दिया अंडर वेरी लो टेम्परेचर्स, वेरी कंट्रोल्ड कंडीशन, द मोमेंट यू टेक इट आउट फ्रॉम दैट कंडीशन इट विल एक्सप्लोड।
तो फ्लोरीन जो है वो इतना एक्सप्लोसिव है, मतलब आप सोच लीजिए उसका बॉन्ड छोटा हो बड़ा हो भूल जाइए उस बात को, वो एक्सप्लोड बहुत करता है। ये तो चलो रिएक्टिविटी भी बता रही हूं मैं आपको, लेकिन कोई मेरे से बॉन्ड एनर्जी ठीक है एक्सप्लोड करता है, बॉन्ड एनर्जी तो बताएं। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा Cl की, ये साइज में भी छोटा है बाकी हेलोजन के मुकाबले, और इसके लोन पेयर्स को इतनी दूरी मिल गई कि दे कैन बी एकोमोडेटेड इन दैट प्रॉक्सिमिटी। क्लोरीन में थोड़े ज्यादा पास आ गए थे तो माने नहीं, क्लोरीन में थोड़ा दूर आए तो ये 6 लोन पेयर्स एकोमोडेट हो गए, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है वो Cl2 की। अभी हम इस पर डाउट भी कर सकते हैं, आई विल आस्क यू टू डाउट इट और क्लेम इट कि मैंने क्या लिखा है। देन कम्स Br2, देन कम्स F2, कितना पीछे चला गया। अच्छा, I2 सबसे पीछे क्यों गया? बहुत बड़ा साइज, इतना बड़ा साइज कि ओवरलैप इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू कीप देम टुगेदर नाइसली, इसीलिए I2 सबसे पीछे गया। और इस अरेंजमेंट की वजह, अरेंजमेंट में एनामोली किसकी है? सिर्फ इसी की है, F2 ही लपक के पीछे आ गया। उसकी वजह क्या है? लोन पेयर रिपल्शन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए लिखा है बच्चों, कहीं इसके नीचे आप ये मत नोट कर लेना। बट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी पॉपुलरली पूछा गया है, बच्चों से गलती होती है, F2 को सबसे पीछे रख देते हैं, लेकिन F2 सबसे पीछे नहीं है, तो इसे बहुत ध्यान से नोट करिएगा। डिस्कस बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे छोटी होगी? फ्लोरीन। इस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि नहीं फ्लोरीन में रिपल्शन इतना ज्यादा है ना, इसकी वजह से वो दूर चला गया होगा, नहीं जा पा रहा। दूर जा पा रहा होता तो स्टेबल होता, वो दूर नहीं जा पा रहा, वो एक्सप्लोड हो रहा है क्योंकि वो दूर जाने का उस पर ऑप्शन ही नहीं है। 2p ने ओवरलैप करना है, 2p बड़ा नहीं हो सकता कभी। चलो 2p बड़ा हो ना होगी, बॉन्ड लेंथ लंबी खिंच जाए, वो पॉसिबिलिटी इसमें हुई नहीं, इसीलिए बॉन्ड लेंथ F2 में सबसे छोटी है। दैट इज द रीजन रिपल्शन था। नेचर मेक ओवर नहीं कर पाए इस बात को कि चल बेटा तुम्हारे बॉन्ड को लंबा कर देते रिपल्शन कम करने के लिए, हुआ नहीं वो। तो बॉन्ड लेंथ भी कहीं इसके साथ ऐड करिए आप प्लीज, अपने नोट्स में होना चाहिए, मैं लिख देती हूं यहां पे। बॉन्ड लेंथ वही है जो होनी चाहिए, फ्लोरीन की सबसे छोटी, FF बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, जो यूजुअल ट्रेंड है वो लिखिए। FF बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, मतलब इट इज द यूजुअल वन। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? I और I, बीच में Br और Cl आई होप आप लिख सकते हैं। तो बॉन्ड लेंथ को यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ से कंपेयर नहीं करेंगे, सबसे छोटा होते हुए भी बॉन्ड सबसे स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ तो ये मिली मेरे को, इसी के बिल्कुल नीचे अपनी कॉपी में लिखिए यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। पहले तो बॉन्ड लेंथ का आई होप लिख लिया बच्चों ने, मैंने पूरा नहीं लिखा, मुझे लगता है कहीं आप ना अधूरा छोड़ें प्लीज। इसी के नीचे लिखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा है? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो यहां आप क्या लिखेंगे? Cl, देन क्या लिखेंगे? Br, उसके बाद कौन आया? FF, उसके बाद आया I और I। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं? नहीं। केमिकल बॉन्डिंग में हम ये एग्जांपल डालते ही नहीं है, डालते हैं वैसे तो ये वाला करते हैं, लेकिन जब जनरल लिखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? जी बॉन्ड लेंथ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना छोटा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यहां वो कामयाब नहीं है। जितना छोटा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है यहां, क्योंकि फ्लोरीन छोटे होने की वजह से ही गड़बड़ में फंस गया, लोन पेयर क्लियर सबको। सो अब यहां पर एक और प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू तीनों की याद होना बहुत जरूरी है। मेरा बस चले तो मैं आयोडीन की भी याद करा दूं, बट चलो आयोडीन की तो हम सोच ही लेते हैं। 2 बड़ी गड़बड़ है, Br, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में एक गड़बड़ है। 12th की एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है और 11th की एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है, ये हम बड़ा फंसते हैं हर साल। 11th क्लास की एनसीईआरटी का टेबल उठाऊं तो कुछ और वैल्यूज हैं, 12th का उठाऊं तो कुछ और वैल्यूज हैं, तो मैं 12th के पे उठा रही हूँ जरा। अब उसमें गड़बड़ क्या है? ब्रोमीन की हमने यहाँ क्या लिखी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, राइट। आयोडीन की 1-2 जगहों पे आपको मिलेगी अगर डिसिमिलर, तो 12th की एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज।
4, 3.2, 3, 2.7। ऑक्सीजन किसके बीच में आता है? अक्सर पूछा गया क्वेश्चन ये है। बच्चा कहाँ कंफ्यूज हो रहा है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्या ट्रेंड लगाऊं? तो जब तक वैल्यू नहीं पता आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ऑक्सीजन की वैल्यू है 3.5। मैंने स्पेशली यहां इसलिए लिखी कि पिछला ग्रुप है, पता नहीं आपने वैल्यू याद की कि नहीं की, आज करनी पड़ेगी। तो अगर कोई फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन में मेरे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछता है तो ये इसके पीछे कोई रीजन, कोई वजह नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा है, पॉलिंग स्केल ने नाप तोल के आपको बताया है और वो वैल्यूज के हिसाब से आप ऑर्डर लगाएंगे। क्लियर? अब तक आप हेलोजन के ग्रुप में एंटर कर गए हैं। अब आप थोड़ा थोड़ा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को सोच पाएंगे इन बेसिक चीजों के अंडर, राइट? एटॉमिक प्रॉपर्टीज जो चल रही थी। अब आ जाते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बाद सीधे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब तक पूरे पी ब्लॉक में कलर नहीं आया था। क्या वजह होती है? कलर किस चीज का दिखता है मुझे और क्यों दिखता है? इफ आई आस्क यू, कलर के पीछे साइंस क्या है? बेसिक पढ़ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो। हाँ, यस, जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कैसा भी इलेक्ट्रॉन, वैसे तो अनपेयर्ड ही है, बट कलर की सारी साइंस बोला मैंने, केमिस्ट्री नहीं बोला। केमिस्ट्री बोलती तो मेरे पे ही आता, पढ़ाया हो तो सही। तो कलर की केमिस्ट्री इज अगला चैप्टर। जब जब कलर आया है +1 में भी एक ही बात बोली है मैंने, कलर को पढ़ेंगे क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कुदरत में जो भी कलर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वजह से, चाहे वो हीमोग्लोबिन है, चाहे वो क्लोरोफिल है, चाहे जेमस्टोन्स हैं, अपने आप वाले कलर्स बोल रही हूँ, डाइज हैं, जितनी भी डाइज हैं वो खैर वो तो कोऑर्डिनेशन में नहीं, वो और आगे आएंगी ऑर्गेनिक में। तो जितना भी कलर है उसके पीछे अभी सिर्फ एक वर्ड बोल सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप करके एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिटल में जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट इज शॉर्ट लिव्ड, जब वो वापस लौटेगा तो वो कलर एमिट करेगा। तो सिर्फ इसी फैमिली ने कलर क्यों दिखाया, बाकी पी ब्लॉक ने कलर क्यों नहीं दिखाया? एनी गेस? बिल्कुल सही है, जिसके पास भी आज के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो प्रॉपर्टी चिपका देना, पैरामैग्नेटिक और कलर। कौन सा कलर? नेक्स्ट चैप्टर बताएगा। शायद आपने बचपन में वो प्राइमरी कलर्स पढ़े होंगे, 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, इन्हीं को मिला मिला के हम बाकी कलर्स बना सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं वो सारा अगले चैप्टर में बात करेंगे। मुंशन व्हील नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है कार स्टीयरिंग व्हील की तरह, कि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, येलो का, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है। तो वो सारी बात अगले चैप्टर में आएगी कलर को लेके। माई पॉइंट इज, इलेक्ट्रॉन तो औरों के पास भी थे। ऑक्सीजन फैमिली में कौन सा नहीं था इलेक्ट्रॉन? वो भी अनपेयर्ड। नाइट्रोजन में था, कार्बन में था, भाई एस ब्लॉक के पहले वाले ग्रुप में ही था, NS1। वहां क्यों नहीं एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में गया और लौटते हुए कलर दिखाया है? एनी गेस? यस। तो खाली ये बात बोल देना इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू कि एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से, सन से भी, और वो एक्साइट होगा, एक्साइट होके हायर गया, हायर ऑर्बिटल में मजा नहीं आया, वापस लौट के आया। जब उसको एक्साइटेशन एनर्जी की जरूरत पड़ी उसने सराउंडिंग से ली, लौट के जब आया वही एनर्जी दी और कलर दिखा। बट कलर कौन से एरिया में दिखता है? स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट में? ओनली विजिबल। हेलोजन इकलौता ऐसा ग्रुप था जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की एनर्जी मैचेस विद विजिबल। IR और UV से तो सारी दुनिया कर रही, मेरी आंखें नहीं देख सकती, ठीक है? आई कैन नॉट सी IR और UV, तो उसमें मेरे को कलर नहीं दिखेंगे, इसलिए सारा पी ब्लॉक कलरलेस था। सिर्फ हेलोजन्स में फ्लोरीन गैस येलो कलर की दिखी, पेल येलो या येलो, कुछ NCERT में ऐसा ही लिखा हुआ है। क्लोरीन ग्रीनिश येलो दिखी, ये यही दिखता है ग्रीनिश येलो, मैंने लैब में देखी हुई है। ग्रीनिश येलो किसी एंगल से लगता नहीं, बट इन्होंने लिखा है प्योर क्लोरीन के लिए तो होता होगा, बट जो हम बनाते हैं उसमें हमें तो कोई ग्रीनिश येलो नजर नहीं आता। ग्रीनिश येलो, Br2 लोग अक्सर ब्राउन सोचते हैं, इट इज रेड। कई बुक्स में देखोगे रेडिश ब्राउन, तो आई डोंट नो, रेड ब्राउन के आसपास ही है। तो जो NCERT ने लिखा है अभी मैं तो उस पर फूल डाल रही हूँ भाई, एक्चुअल जो मर्जी होता हो मुझे वो चाहिए जो सो ये अगर मैं देखूं पहली बार पी ब्लॉक में मुझे कहीं कलर मिला है, और कलर में अगर आप ध्यान दें तो इसमें एक अजीब सा शिफ्ट है लाइट से डार्क कलर की तरफ। ऊपर की हेलोजन लाइट कलर शो कर रही है, नीचे वाली हेलोजन डार्कर एंड पे पहुंच गई।
इस कलर के शिफ्ट को, लाइट से डार्क शिफ्ट को कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। जो अब की एनसीईआरटी, उससे भी पुरानी जो एनसीईआरटी थी, उसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बता रखा था। बट ये इतना कॉमन है कि ये तो आपकी जनरल केमिस्ट्री में ले लेते हैं, इसको किसी चैप्टर से बाउंड हम नहीं करते। आपको इसकी वजह पूछ ले तो द एनर्जी विच इज यूज्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन टू हायर लेवल अलग अलग है, इसीलिए कलर अलग अलग है। नीचे वालों में इट कोइंसाइड विद, अभी मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री कलर बताना पड़ेगा। जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, जो एमिट हुई, उससे कलर कौन सा बनता है। कि जो रेड एब्जॉर्ब करेगा, क्या वो रेड ही एमिट करेगा? नहीं, वो कलर कौन सा बनता है उससे, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। कि अगर रेड एब्जॉर्ब होगी तो कलर ब्लू दिखाएगा कि वायलेट दिखाएगा कि कौन सा दिखाएगा, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो मैं अभी उस सेक्शन में नहीं जाना चाह रही, वो आपका अगला चैप्टर क्लियर कर देगा। नोटेड एवरीबॉडी? बैथोक्रोमिक शिफ्ट पता लग गया क्या होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, होल रिपीट। जितना मैंने पी ब्लॉक में बार बार आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया, सारा रिपीट। मेरी क्लास मुझको बताए यहां पर क्लोरीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए तैयार हुआ है, यहां पर क्लोरीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, और यहां कौन सी दिखा रहा है। मुझे ये जवाब चाहिए। साथ साथ आप नोट करें जो करें, बट ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत डिटेल में मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। पिछले 2 ग्रुप्स में यही किया है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों फैमिलीज में मैंने यही किया। ये वाली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है? +3, ये +5, ये +7। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज आएगी, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी, और यहां वाले पेयर्ड को मैंने ऑलरेडी एक्साइट करके यहां पहुंचाया है। तो इफ क्लोरीन इज शोइंग +3, आई शुड राइट कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, +5 +7। मैंने फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा यहां पे समीर? व्हाई आई एम राइटिंग क्लोरीन? नहीं ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, बट मैं एग्जाम्पल में तो लिख सकती थी। एग्रीड? हाँ, क्यों? मान लो मैं हाइपोथेटिकल ले भी आई, ऑर्बिटल ही नहीं है बेटा, एक्साइट करा के किधर लेके जाऊंगी। अगर मेरा एसर्शन ये था तो आपका रीजन क्या होना चाहिए? आपका रीजन होना चाहिए फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है ही किधर जो आप उठा के उसको एक्साइट कर दोगे इलेक्ट्रॉन को। तो मैं यहाँ फ्लोरीन के एग्जाम्पल नहीं दे सकती थी। आई कैन नॉट, आई एम फोर्स टू गिव क्लोरीन। ठीक है, ब्रोमीन भी दे सकती थी, वो बात आएगी कि ब्रोमीन क्यों नहीं दिया, बट क्लोरीन देना इज बेस्ट सूटेबल। वो आप ही बता दोगे भी थोड़ी देर में। लेकिन ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन किसके सामने दिखा सकता है? उसी के सामने जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जो नोट कर रहे हैं 1 मिनट को रुक जाए, करेंगे इसको नोट, मैं पूरा टाइम दूंगी, मैंने खुद मेहनत की है तो आपसे भी करवाऊंगी। क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? या फ्लोरीन या ऑक्सीजन पूरे पीरियोडिक टेबल में। यानी +3 +5 +7 कभी दिखाने की नौबत आए क्लोरीन की, you can only choose between oxygen and fluorine. No other element can combine with chlorine if you are interested to show these higher oxidation states. ऑक्सीजन या फ्लोरीन बस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तुम लोगों के लिए ध्यान रखना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ। जैसे जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे पहुंच जाती हूँ मैं, +7 +5 +3, मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा फ्लोरीन आ जाएंगे। ऑफकोर्स वैलेंसी तो पूरी करनी है, इलेक्ट्रॉन्स तो देने ही है। इसमें सरप्राइजिंगली ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी मिली जो थोड़ी देर बाद आएंगी। अभी +4 +6 यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकती, +4 और +6 भी मिली सिर्फ किस केसेस में? ऑक्साइड्स और ऑक्सा एसिड। इसके बाद आने ही वही हैं, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सा एसिड्स। ऑक्साइड्स एंड ऑक्सा एसिड्स के अंदर मैंने फ्लोरीन नहीं लिखा, अब तो सबको पता है ना फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा, डी ऑर्बिटल है ही नहीं, कहाँ लेके भेजोगे इलेक्ट्रॉन को। देन कम फ्लोरीन विच समीर जस्ट टोल्ड अस, फ्लोरीन shows no variability in oxidation state। इसकी इकलौती एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो है -1। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लास लीव करने से पहले रुकेंगे, अटेंडेंस हम तब लगाएंगे, अभी नहीं लगा रहे, ठीक है। सो ओनली -1, नो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लैरिटी आ गई इस चीज में? आगे चल सकते हैं। अब नोट को याद हो, जब हम E0 वैल्यूज का टेबल बनाते थे, एक एंड था लिथियम और दूसरा एंड था फ्लोरीन। लिथियम की हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू थी -3.17 या समथिंग, और फ्लोरीन की हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू थी
सबसे जल्दी ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी फ्लोरीन की है। ये मुझे डाटा मिला और मुझसे सवाल पूछे गए, इसका जवाब दो क्यों। लिथियम का भी मैंने एक्सप्लेन किया था तब क्यों, उसमें भी हाइड्रेशन एंथैल्पी ने बहुत तगड़ा रोल प्ले किया था। सब कुछ रिपीट होगा, जैसे लिथियम के टाइम एक्सप्लेन हुआ था वैसे ये तब मैंने फ्लोरीन एक्सप्लेन नहीं किया था कि मेरे को पता है पी ब्लॉक में आना है, प्रॉपर लेक्चर लगेगा इस पे। तो अब समझिए ऊपर लाइन क्या लिखी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी आपको ये बात अंडरस्टूड कह दी गई कि हेलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मैंने हेडिंग नहीं लिखी हेलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीधे लिख दिया इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब आपको ये आपको ई नॉट वाला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता दिया गया है कि ऊपर देखो सारे जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उसमें हेलोजन्स टॉप पे हैं, मींस दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे टेंड टू रिड्यूस देमसेल्फ। आज उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे ऐसा क्या है हेलोजन्स में। तो हेलोजन पहले तो ये पता कैसे लगा किसी को, सप्लाई कैसे आया पहले वो देखते हैं। ठीक है, ई नॉट वैल्यू ने सपोर्ट दिया, फिर उसको अप्लाई करके देखा, इस पे काफी, अब ये एक वो ग्रे जोन है जो किसी को नहीं पता ये सिलेबस में है कि नहीं। आपके जेई नीट सिलेबस में मेंशन किया हुआ है ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज, तो अब ये ट्रेंड्स भी है प्रॉपर्टी भी है, और एक्सक्लूड जो डिलीटेड सिलेबस के आगे मेंशन्ड है कि कंपाउंड्स देयर प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा जब नाइट्रोजन फैमिली भी, तो उसमें N2 की प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज हैं, नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज हैं, PCl3 PCl5 के बारे में कर रखा है प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज, वो सब डिलीट हो गया। तो इस रिएक्शन, इसको ये मत सोचना ये तो प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज के रिएक्शन है, इसको डिलीट नहीं करना। और ये लास्ट ईयर भी मैंने अपनी क्लास में बोला था कि ये डिलीटेड में मत रखना सोच के कि डिलीटेड, और इस पे क्वेश्चन आया लास्ट ईयर जेई में, इस पे क्वेश्चन क्लियर कट पूछा गया है। तो इसीलिए नोट्स की अब वैल्यू, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा क्या डिलीटेड है क्या नहीं डिलीटेड है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खड़े ले रहे हैं आपके साथ। सो F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका प्रूफ तो स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे ग्रुप में। जब मैंने फ्लोरीन के आगे क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आयन दिया, इट कैन बी HI HCl HBr, तो मैंने H हटा दिया, स्पेक्टेटर आयन हटा दिया, मैंने हेलाइड आयन यूज किया है, यानी Br नेगेटिव Cl नेगेटिव और I नेगेटिव, और फ्लोरीन उसके सामने। अगर फ्लोरीन उससे ज्यादा, इससे ज्यादा पावरफुल है, जब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, एक्टिव मेटल एक लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसी तरह से एक ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल एक कम रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस करेगा। तो अगर फ्लोरीन X को रिप्लेस कर पाया उसके सॉल्ट से, तो मैंने यहाँ Ki अगर ले रखा था, I नेगेटिव K पॉजिटिव, तो फ्लोरीन ने क्या किया, खुद इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिया। व्हाट इज इट्स टेंडेंसी शोइंग मी हियर, जीरो से किस में जाने में इंटरेस्टेड था, -1 में, यानी इसके तो रिड्यूस होने की जबरदस्त टेंडेंसी है, इसने 0 से फट -1 में जाने के लिए इसको खाली कर दिया, और इसको क्या कर दिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, खुद क्या हुआ, रिड्यूस, इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज, ये हेलोजन बन गई। जब मेरे को ये रिएक्शन मिला, मैं क्लोराइड आयन ले आऊं, ब्रोमाइड ले आऊं, आयोडाइड ले आऊं, F2 हर जगह उन तीनों को रिप्लेस कर रहा है, मींस व्हाट, फ्लोरीन इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इवन इन इट्स ओन ग्रुप। फ्लोरीन F2 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन क्लोरीन से भी ज्यादा, ब्रोमीन से भी ज्यादा, आयोडीन से भी ज्यादा, पूरा पीरियोडिक तुम छोड़ ही दो, अपने ग्रुप में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात समझ कैसे आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है और हम छोड़ जाते हैं, ये सबसे आसान है। अगर ये अपने एनसीईआरटी से ना कटा होता तो बोर्ड का क्वेश्चन होता है हर बार, एक्सप्लेन व्हाई F2 या शो गिव प्रूफ कि क्यों F2 स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका प्रूफ दीजिए, ये रहा प्रूफ। तुम क्लोराइड लाओ, ब्रोमाइड लाओ, आयोडाइड लाओ, ये हर एक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, आप इवन अपनी फैमिली में, ये फैमिली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की है, ठीक है जी। फिर भी अब फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन ट्रेंड भी चाहिए मेरे को, तो फिर मैंने सामने रखा क्लोरीन, उसके आगे कौन रखे, माय क्वेश्चन टू यू, अगर यहां पर मैं F नेगेटिव रखती क्या होता, नो रिएक्शन, ये इतना मिलने वाला है, इनमें से किसका डेल्टा G पॉजिटिव है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा पॉसिबल ही नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर हम कहते हैं रिएक्शन बेस तो डिलीटेड था जी, ये तो गलत आ गया। नो, ये ट्रेंड है, ये प्रॉपर्टी है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है रिएक्शन की, होगा ही नहीं रिएक्शन।
इससे मुझे पता चला भाई तुम फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, फ्लोरीन तो F नेगेटिव ही रहेगा, फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हारे पास नेचर में कुछ नहीं है, बिजली लानी पड़े तो बात अलग है, लेकिन फ्लोरीन को कैसे लाओगे? फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है, कहां पहुंचाना, +1। अभी देख के हैं फ्लोरीन +1 हो ही नहीं सकता, खत्म हो गई बात। सो ये पॉसिबल नहीं है, जबकि ये पॉसिबल है। पास्ट ईयर उठाएंगे आप, इसमें पूछ रखा है एक्स कैन बी वेरियस कॉम्बिनेशन, इसी में एक्स कैन बी, उसमें एफ भी लिखा होगा, तो एफ तो ये वाला हो ही नहीं सकता। Cl2 F नेगेटिव को तो ऑक्सीडाइज करने का दम नहीं रखता, तो यहां पर ये 2x नेगेटिव जो है, दिस x हैज टू बी ओनली ब्रोमीन एंड आयोडीन, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। Cl अपने से नीचे वाली हेलोजेंस को, इसका शॉर्ट एक लाइन में लिखवाऊंगी, इसलिए मैंने पहले नोट करने को कहा, फिर अपने हिसाब से एक छोटा सा फ्रेज दूंगी जो हमेशा कामयाब होगा यहां पे। अगेन Br2 के आगे कौन, मैंने यहां x क्यों नहीं लिखा, अकेला है क्या, उसके लिए क्या x लिखूं, आयोडाइड लिख दिया। यानी हर हेलोजन अपने नीचे आने वाली हेलोजन को ऑक्सीडाइज कर सकती है बस। F2 कैन ऑक्सीडाइज ऑल 3 जो उसके नीचे आते हैं, Cl2 कैन ऑक्सीडाइज बोथ 2 जो उसके नीचे आते हैं, Br2 कैन ऑक्सीडाइज ओनली I नेगेटिव, I2 मत बोल देना, Br2 कैन ऑक्सीडाइज I नेगेटिव, I2 नहीं। यही छोटे छोटे असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट्स में हम गलतियां करते हैं। अब किसी को कुछ लगता है जो मैंने बताया वो लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं एक फ्रेज जरूर लिख रही हूं for completion of my own notes. Every halogen can oxidize halide ion of its हायर मेंबर्स या लोअर मेंबर्स लिख लीजिए। हायर मेंबर्स में यूजुअली पीरियोडिक टेबल में हायर बोला जाता है क्योंकि एटॉमिक मासेस नीचे हायर है, तो यूजुअली आपको स्टेटमेंट्स में हायर वर्ड मिलेगा। हायर का मतलब ये नहीं है कि लोकेशन ऊपर है, हायर या हैवियर कुछ भी, तो मैं हैवियर लिख देती हूँ, इट्स हैवियर मेंबर्स। हैवियर से आपको और क्लियर हो जाएगा। आप अपनी जो मर्जी भाषा लिखिए, आपको जो पसंद आती है, लेकिन वो हेलोजन जो ऊपर है अपने से नीचे वाली हेलोजन को नहीं, अपने से नीचे वाले हेलाइड आयन को ऑक्सीडाइज करने का दम रखता है, राइट? तो ये याद रखिएगा। तो अब ट्रेंड अगर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ का आपसे पूछा जाए तो शायद अगली स्लाइड्स में मिल भी जाए, बट हो सके अपना खुद ही लिख लीजिए, F2 Cl2 Br2 और I2। कल को E0 वैल्यूज अरेंज करने को दी जाए तो कर देना, हमें तो याद नहीं है, याद की जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं किसकी E0 वैल्यू बड़ी होगी, किसकी E0 वैल्यू छोटी होगी। ये अभी सिर्फ हमने डेटा कलेक्ट किया है कि ऐसा होता है, क्यों नहीं है ये ऐसा हो रहा है, सिर्फ वो कलेक्शन है ये। आ गया सबके पास? तो ऊपर वाली हेलोजन नीचे वाले हेलाइड को ऑक्सीडाइज कर सकती है। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस की आप देखोगे, आपको चुनना पड़ेगा इनमें से कौन से रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, जरूर यहां से कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर रखा होगा हमने। आ जाए इसके वाई पे। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड हमने लिख ही लिया, ये है असली मुद्दा है वाई। पूरा ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद नोट करेंगे। मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, मेरा एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड पे है, जो लिखना है वो अगली स्लाइड पे आएगा प्रॉपर एसर्शन रीजन के तौर पे। अभी सिर्फ इसको सुनेंगे, इतना ही नोट करेंगे। अगली स्लाइड 2 स्लाइड पहले पूरी सुननी है। इस ग्रुप को मेरे को लेने का सिर्फ, वरना मैं ममता मैम के जिम्मे पकड़ा देती कि तो रटाने वाला है, लिखवाते रहो। सिर्फ एक वजह से मैं किसी और को नहीं पकड़ा पाती, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ट्रेंड के बारे में। बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन, बाकी तो देख रहे हो रिपीट ही चल रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट मेरे को बोलना भी नहीं पड़ा, मैंने स्किप कर दिया कि +5 ज्यादा स्टेबल की +7, मैंने बात ही कि इतना बताने की जरूरत नहीं है बच्चों को। सो दिस प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैं ले रही हूँ इस ग्रुप को। तो अब ध्यान से ये सुनिए, ये क्यों मिला मुझे वो एक्सप्लेन करना है। अब कोई इस डिटेल को जाने बिना सोचे तो क्या सोचेगा? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसका एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना पड़ता है। फ्लोरीन की कब से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होने लगी? जैसे ही आप सोचना शुरू करोगे आपका काउंटर आएगा, F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, Cl2 होना चाहिए। क्योंकि F2 जब अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें इट इज नॉट
लार्ज इनफ टू एकोमोडेट, इट इज टू स्मॉल टू एकोमोडेट, ये तो रिपल्शन होता है, आपने अभी भी पढ़ के आए हो, F2 के बजाय Cl2 होना चाहिए था। हम सारे फंसे इस चीज में। E0 का डाटा कहता है F2, प्रूफ मैं पिछली स्लाइड पे दिखा गई, वो भी कहता है F2, लेकिन मेरे को अब रीजन ढूंढना पड़ेगा क्यों F2। तो हम बिना डिटेल में गए अगर सोचेंगे तो F2 को हम नहीं ला सकते सबसे आगे, क्योंकि हमें तो यही पता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे F2 में तो आग लग जाती है भाई, वो तो ले रख ही नहीं सकता, उसकी वैल्यूज भी आज बता दी। तो तब पता लगता है कि एक्चुअली में अगर कोई हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है तो उसकी प्रोसेस को पहले पकड़ते हैं। 3 स्टेप होते हैं। सिमिलरली मैंने लिथियम में बताया था 3 स्टेप होते हैं, पहले सब्लाइम करते हैं, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसके बाद हाइड्रेशन। इसमें भी 3 स्टेप क्या है, पहले तो वो गैस का मॉलिक्यूल टूटेगा, X2 गैशियस लेकर आए, डिसोसिएशन एंथैल्पी, पहले तो इसको बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी, और आप जानते हैं F2 के लिए तो बहुत ही कम लगनी है एनर्जी, वो तो काफ़ी इजीली टूट जाता है क्योंकि बॉन्ड तो बहुत छोटा है, बट लोन पेयर रिपल्शन आज बात हुई। हाफ क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को आगे एक ही F चाहिए, हाफ इसलिए लिखा है। तो हाफ डिसोसिएशन एंथैल्पी, राइट, एक बॉन्ड तोड़ा, 2 हेलोजन बनते, मैं भी एक की बात कर रही हूं, इसलिए पर हेलोजन आधी एनर्जी डिवाइड होगी। तो ये क्या बना, गैशियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करवा रही हूं, सामने वाले से इसने खींच लिया, जो हम एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं। तो उसमें क्या रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज हुई, एनायन बना, इसको क्या लगा, आई एम नॉट स्टेबल, चार्ज आ गया वापस, मैं यहां रह ही नहीं सकता फॉर इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये वापस चला जाएगा। काहे का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, खत्म बात। लेकिन मुझे अगर हेलोजन से ऑक्सीडेशन किसी और का करवाना है तो मुझे एक्वस कंडीशन लेनी जरूरी है। एक्वस के बिना हेलोजन अकेला कुछ नहीं होगा। आप एक छोटी सी चीज पढ़ के आए होंगे 10th क्लास में, 11th में भी, कि ड्राई HCl गैस लिटमस टेस्ट नहीं देती, राइट। एक्वस के बिना आयंस नहीं बन रहे, आयंस का पॉसिबल ही नहीं है एक्वस के बिना बनना, H+ बना ही नहीं तो लिटमस टेस्ट आया नहीं। तो आयन तो बनता ही तब जब एक्वस हो। क्यों, आयन स्टेबल नहीं है नेचर में, कोई 4 स्पीशीज नेचर में स्टेबल नहीं है। अब आयन को घेरने कौन आ गए, वाटर के हजारों मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सॉल्वेंट तो वैसे हम एक्सेस में डालते हैं। इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने इस X नेगेटिव को आके सराउंड करके क्या किया, स्टेबलाइज। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से बच्चों, नमन, इस एनायन में और इसके चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल आए उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, आयन डायपोल फोर्सेस इंटरैक्शन, कुछ ही बोलिए, वेंडरवॉल फोर्सेस। कौन सी किस्म के, क्योंकि नॉन बॉन्डेड में ही वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, कौन सी किस्म के वेंडरवॉल फोर्सेस, आयन डायपोल इंटरैक्शन। इसकी अब अति हो चुकी है, पढ़ के पढ़ा के, अगर मैं किसी का नाम ले रही हूं स्पेसिफिकली, मुझे जवाब चाहिए, कोशिश चाहिए, और आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है। तो ये इतना ज्यादा हाइड्रेशन हुआ, हैवी हाइड्रेशन, किस केस में, अगर मैं फ्लोराइड ले लूं, जितना छोटा आयन उतना हाइड्रेशन ज्यादा। सेम वॉज इन लिथियम पॉजिटिव, सेम इज इन F नेगेटिव। इतना हैवी हाइड्रेशन हुआ, सारी चीज अगली साइड पे लिखी हुई है, आप इत्मीनान से लिखिएगा। इतना हैवी हाइड्रेशन हुआ कि यहां जो एनर्जी रिलीज हुई, इट वॉज ह्यूज। वो ह्यूज एनर्जी इनफ थी F2 के स्टेबिलिटी के लिए, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो जो इतनी रिलीज नहीं होती, सब कॉम्पनसेट किसने कर दिया, इसने। सारा डिसाइड किसने किया, सारा डिसाइड किया हाइड्रेशन एंथैल्पी ने। और हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, छोटे साइज की। सबसे छोटा कौन है ग्रुप में, F। आंख बंद करके इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था कि क्यों F2 सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अभी पहले इतना नोट करिए, रीजन अगली स्लाइड पे है। आ गया इतना सबके पास, ये जरूरी है। जब तक आपके हाथ में ये स्टेप्स नहीं है, मतलब बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, 7-8 साल पुराना क्वेश्चन है, कि फ्लोरीन के या हेलोजेंस के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करने के प्रोसेस में हाउ मेनी एंथैल्पीज आर इन्वॉल्व, और 4, 5, 6 एंथैल्पीज लिखी हुई है, ऑप्शन जो भी 4 है।
चारों, 3 की 2 की 1, नीचे कॉम्बिनेशन बना रखी कि इनमें से कौन कौन सी इंथैल्पीज आर इन्वॉल्व्ड इफ हेलोजन इज बिहेविंग एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको इंथैल्पीज पता होनी चाहिए, डिसोसिएशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो ये 7-8 साल पुराना इजी क्वेश्चन में माना जाता है ये। तो अब इजी इसलिए भी बोला करते थे कि एनसीईआरटी का सिलेबस था, बोर्ड का सिलेबस था, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन था ये। तो ये इंथैल्पीज के नाम, ये प्रोसेस होनी आपके पास जरूरी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिखने की कोशिश की, फिर ड्रॉप कर दिया। अब कौन सा सब्जेक्टिव है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है क्लोरीन से, उसके बावजूद भी फ्लोरीन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। बट उस सारी एक्सप्लेनेशन में आगे आप देखोगे इसी बात को हाईलाइट किया है। तो अब मेरे पास सबसे पहली चीज यहां क्या आई, 3 एंथैल्पीज कौन कौन सी इन्वॉल्व थी, डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। और उसको प्रॉपर मैंने क्या लिखा, 3rd नंबर पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी, इट इज रिलीज्ड ह्यूज, therefore it is decider of oxidizing property. As size of ion increases, hydration enthalpy dips, decreases. तो यहां पे मेरे को 2 ट्रेंड और मिल गए। 2 क्या है, तो एक ही ट्रेंड, उसी को जबरदस्ती हम 2 बना रहे हैं। ये तो सभी के पास आ गया, लेकिन अगर ये आप लोगों के पास आ गया तो अंडरस्टूड सा ले लेते हैं। 2 तो तुम खुद ही निकाल लोगे, वो अंडरस्टूड बताती हूं क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे छोटे वाले की। उसके अलावा एक और ट्रेंड अब मैं आपके मैच मैट्रिक्स या सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस में कर सकती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो आप दे दोगे ई नॉट वैल्यू की। अब ई नॉट वैल्यू खुद बता सकते हो किसकी हाईएस्ट होगी। अब तो ये तो है भी प्लस में, कोई चक्कर ही नहीं नेगेटिव साइन का। तो ई नॉट की वैल्यू, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू और ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तीनों का ट्रेंड सेम है, चेक एंड नोट। तो जिनकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी बताई विद इन द ग्रुप कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब जरा ग्रुप से बाहर निकलते हैं कि ये सारों को एक ही ऐसा एजेंट दे दिया जाए जो रिड्यूस होने आ गया, जो ऑक्सीडाइज होने आ गया, तो इनका बिहेवियर क्या रहेगा। आपस में जो था क्या बाहर वाले के साथ भी वही है। एक्चुअल प्रूफ अब ये है। तो आप लोगों ने होपफुली कुछ नोट किया होगा, नोट करते करते कुछ तो स्ट्राइक किया होगा कि फ्लोरीन इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में बात करूं तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही आता है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या नॉन मेटालिक नेचर की बात करूं तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है, क्लोरीन नहीं। तो मेरे को फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन, मैंने उसको टारगेट बनाया कि आप अपने आप को ये भी कह सकते हैं कि वाटर ही क्यों चूज किया। उसके बाद जो नंबर 2 है उसी को चूज करूंगी मैं। तो फ्लोरीन के सामने जब वाटर लाया गया, मेरी क्लास बताए वाटर का क्या हुआ, वाटर ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और वो कहां पहुंचा दी गई, 0। यानी फ्लोरीन वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर पा रहा है। तो भाई इससे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां से लाओगे जो अपने नेक्स्ट मेंबर को भी पूरे पीरियोडिक टेबल में उसको भी वो ऑक्सीडाइज करता है। मींस यस, इट शुड बी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कंफर्म्ड बाय ई नॉट वैल्यू ऑफ होल पीरियोडिक टेबल। देन कम्स क्लोरीन और ब्रोमीन, फिर हम उसके साथ भी ट्राई करते हैं। सारी हेलोजन के सामने कौन रख के खड़ा कर दिया मैंने, वाटर। अब क्लोरीन और ब्रोमीन को जब वाटर दिया, कैन समबडी सजेस्ट मी वाटर का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, कह सकती हूं, चेक। चलो वाटर का कुछ नहीं हुआ, बट क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है परी, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है। वाटर का कुछ नहीं हुआ, वो तो मैंने बता दिया। यहां पर H+1 था, ऑक्सीजन -2 था और मैंने वो दोनों शो कर दिया। बाकी कुछ मैंने शो किया नहीं, बाकी आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, क्यों, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है। जब रिडक्शन हो रही है बेटा तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड्स है तो टेल्स तो होगा ही, तो ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी। इसलिए आई नीड एन आंसर। रिडक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो आप गलत भी हो सकते हो। रेडॉक्स है, हेलोजन का देखो बच्चों क्या हो रहा है। यहां पर हेलोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन कोई भी ले लो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहां क्या आ रही है, -1। यहां क्या आएगी,
दिख ही रहा है +1, क्योंकि जब O-2 है ये +1 है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी +1। किसी को दिक्कत लगे तो वो बॉन्डिंग मेथड से कर सकता है कि ये -1 +1, ये -1 +1। और आज आप पढ़ चुके हैं हेलोजन की +1 +3 +5 +7 होती है। तो यस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन वाटर को कुछ नहीं कर पा रहा क्लोरीन ब्रोमीन। तो ब्रोमीन वाटर सुनते हैं आप लोग कभी तो कि ब्रोमीन वाटर, वाटर का कुछ नहीं हुआ इसके अंदर, राइट। तो क्लोरीन और ब्रोमीन इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर दें, बट कौन कर पाया वाटर को ऑक्सीडाइज? फ्लोरीन। तीसरा और आखिरी, एनी गैस इसमें क्या हो रहा है? इन दोनों को कंपेयर करो, उल्टा हो गया। वाटर आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करने पहुंच गया, यहां बिल्कुल ही रिवर्स। वाटर का मतलब आप देखिए, वाटर मतलब वाटर कर रहा है, कैसे कर रहा है वो देखिए, जस्ट इक्वेशन रिवर्स हो गई। यानी O2 इज ऑक्सीडाइजिंग I नेगेटिव इंटू I2। अगर I2 का मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाती, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। रिवर्स हो रहा है बिल्कुल, यानी I2 जिसको ऑक्सीडाइज करना चाहिए था सामने वाले को, उल्टा हो गया। आयोडाइड खुद ऑक्सीडाइज होने आ गया, मेरे को I2 बना दो। सो दिस इज व्हाट द प्रूफ इज कि हेलोजेंस वाटर के कंपैरिजन में क्या है या किसी और के कंपैरिजन में भी सेम ट्रेंड है। F2 स्ट्रॉन्गेस्ट, देन Cl2, देन Br2, देन लास्ट में I2। I2 ने तो बिल्कुल ही उल्टा काम कर दिया, बिल्कुल ही धोखा दे दिया I2 ने तो। क्लियर है सबको? नोट करिए। अब आ जाते हैं एक छोटा सा और प्रॉपर्टी, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सारे ग्रुप्स में क्या पढ़ रहे थे हम? हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स। अक्सर मेटल के साथ मैं आपको होमवर्क दे रही थी, राइट। हाइड्राइड्स था, ऑक्साइड्स था, कहीं कहीं शायद हेलाइड आया होगा, PCl3 PCl5 मुझे याद है, और ऑक्सा एसिड्स। ठीक है, यही सब थे। अब उसी साइड चलते हैं टुवर्ड्स एंड। हाइड्राइड्स को लेके मैं पिछली सारी फैमिलीज में इनफ डिटेल बात कर चुकी हूं। मेरे को सिर्फ ये चाहिए, कुछ भी अटपटा है तो आपसे रीजन पूछूंगी, आप बताएंगे। हाइड्राइड्स का मैंने मेल्टिंग पॉइंट दे दिया, बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। मैं यूजुअली क्या क्या करवा रही थी पिछले ग्रुप्स में? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हेल्प मी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या थर्मल स्टेबिलिटी, एक ही बात है। और बॉन्ड एंगल, वो 90s में पहुंच जाना 109 से, तो वो सारी चीजें यहाँ। अब यहाँ बॉन्ड एंगल तो आएगा ही नहीं, लीनियर है, HI HCl HF बॉन्ड एंगल क्या पूछूं? शायद थर्मल स्टेबिलिटी भी ना बताऊं, कि अब क्यों ही बताऊं थर्मल स्टेबिलिटी, पिछले तीनों ग्रुप में बता के आई हूं। अब सिर्फ उतना जितना यहाँ पे करना जरूरी है, बाकी पिछले ग्रुप के बेसिस पे आप लोग खुद करने लायक हैं। DPP विल टेक केयर ऑफ दैट। मेल्टिंग पॉइंट क्यों HF सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे क्यों नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसमें तो। HF क्यों फर्स्ट पे नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। क्या बात ज्यादा हो गया है क्या? ब्रेक सब भूल गए हैं? HF का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लाइक बॉइलिंग पॉइंट। फिर भी HF का मेल्टिंग पॉइंट पीछे क्यों है HI से? पलटो फिर पन्ने, पलटो लास्ट वाली फैमिली में देखो, क्यों वाटर मेल्टिंग में सबसे आगे था या नहीं था? किसी में भी, चाहे नाइट्रोजन फैमिली में जाओ चाहे ऑक्सीजन फैमिली में, ये तो बताना नहीं बनता मेरा। हाँ जी अविरल, पैकिंग, पलट भी रहे हैं, सोच नहीं रहे, मतलब पलटना तो था ही जब दिमाग में नहीं आ रहा। इसका कोई इलाज नहीं है बच्चों। आपको याद ना आना, आपकी रिटेंशन खराब होना, मतलब आपका क्लास में फोकस नहीं है, आप इसको घर जाके भूल गए हैं टोटल। आपको दो दो ग्रुप में ये बात मैंने खुद खड़े होके बोली है, नाइट्रोजन फैमिली तो और ऑक्सीजन फैमिली तो, कि पैकिंग मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा रोल प्ले कर देती है। छोटे की पैकिंग हमेशा अच्छी होती है। तो खैर इसमें HF, अब पैकिंग अच्छी होती तो HF को सबसे आगे आना चाहिए था, आना चाहिए था कि नहीं? तो ये सारी चीजें, जैसे ही किसी एक ग्रुप में आप एक प्रॉपर्टी करते हैं, प्लीज पिछले ग्रुप की प्रॉपर्टी साथ कंपेयर करिएगा, क्योंकि आपके पास जो टेस्ट में क्वेश्चंस आने हैं
उसमें एक ग्रुप का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, 4 अलग अलग ग्रुप के हाइड्राइड्स का ट्रेंड होगा। फ्यूजन जब हम एक ही ग्रुप का कर रहे होते तो बहुत आसान होता है। एनीवेज नोट इट, करिए नोट इसको। मेल्टिंग पॉइंट में 1 सेकेंड, HF, मैं एक बार एनसीईआरटी से वैल्यू देख लूं बच्चों। हाँ, मुझे बताइए पैकिंग इसकी अच्छी थी, ये दूसरे नंबर पे आया, HI पहले नंबर पे क्यों आया होगा? इसकी तो पैकिंग खराब है। बट पैकिंग प्लेज थोड़ा सा रोल, कहीं मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ पैकिंग पे मत ला देना। तो इफ आई कैन रीड एक्सप्रेशन, थोड़ा कंफ्यूजन आई कैन सी, और वो मुझे अब बात करनी पड़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कौन कंट्रोल करता है? वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस किस पे डिपेंड करते थे? सरफेस एरिया पे। HI का साइज फुटबॉल हो गया भाई, इसका साइज इतना बड़ा था कि वैन डर वाल फोर्सेस डाइपोल बहुत बढ़ गए, इवन ओवर पावरिंग द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड ये था, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट का तो ये इसीलिए था कि इसमें कोई पैकिंग वाला फोर्स आया नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन रोल प्ले कर गया? हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत पावरफुल होना। तो पहले इतना नोट करिए, फिर और बात करते हैं। अब आप एक्सपेक्ट करते हो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड हमने याद कर लिया, हमसे ऐसा ही पूछा जाएगा। एग्जाम के वक्त पैनिक करने के लिए टर्म बदल देते हैं, आपसे पूछ लेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब जी फ्यूजन तो पता ही नहीं, कराया ही नहीं था हाइड्राइड्स में। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बनना, राइट। इसी तरह से वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा के हम फ्यूजन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पूछे तो घबराने वाली बात नहीं है। लास्ट के 2 और फैमिलीज में मैंने आपको हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में भी बोला था। और ये लाइन स्पेशली बोली थी कि हाइड्राइड्स में एसिडिक नेचर लुइस से नहीं निकलता, आरिनियस से निकलता है। जो H दे दे वो अच्छा एसिड। तो एसिडिक नेचर H कौन जल्दी दे देगा? HI। क्यों? आयोडीन फुटबॉल है और हाइड्रोजन टीटी बॉल है। इतना साइज इनकम्पैटिबिलिटी, इतना वीक बॉन्ड की बहुत जल्दी टूट जाएगा, जिस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? HI की। अब आप तो एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट करते हो, तो Ka क्या है? लास्ट ईयर हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जितना बड़ा Ka उतना ज्यादा डिसोसिएट हुआ है, उतना अच्छा एसिड। लेकिन pKa क्या है? माइनस लॉग ऑफ Ka। माइनस लॉग आ गया तो उल्टा हो गया ना। तो pKa किसका सबसे ज्यादा होगा? HF का। Ka किसका सबसे ज्यादा होगा? HI का। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HI। तो आपसे पढ़ाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेंगे pKa, तो ये भी आपको अब ध्यान देना है। लास्ट ग्रुप था इसलिए सारी चीजें की। अब हाइड्राइड्स का बाकी कुछ मैं नहीं करा रही, जिसने पिछले ग्रुप का हाइड्राइड पढ़ लिया है वो इस ग्रुप के हाइड्राइड के बाकी के जवाब मेरे को दे सकता है। अब आते हैं हम ऑक्साइड्स पे, बट पहले हाइड्राइड बताइए, हो गया पूरा बच्चों नोट? अब जरा ऑक्साइड्स नोट करिए, इसमें भी थोड़ा रट्टा मिलेगा आपको, बट आई ट्राई कि इजी हो जाए आपके लिए। ऑक्साइड्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरे को फ्लोरीन के ऑक्साइड, एनामोलस नेचर आप साथ साथ देखते जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे को फ्लोरीन के ऑक्साइड के बारे में बात करनी, थोड़ा अटपटा सा है, मैं इसको ऑक्साइड बोलना भी नहीं चाहूंगी। इट कैन नॉट बी ऑक्साइड, इट हैज टू बी फ्लोराइड्स। लेकिन जब हेडिंग ऑक्साइड्स है मतलब पूरे ग्रुप का रिएक्शन विद ऑक्सीजन और उससे क्या बनता है, तो जबरदस्ती मैं इसको ऑक्साइड बोल रही हूँ। दे आर नॉट ऑक्साइड्स, दे आर एक्चुअली ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स, क्योंकि कंपाउंड का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के नाम पे रखा जाता है। तो दे आर एक्चुअली फ्लोराइड्स, बट सिंस दे आर कंपाउंड ऑफ हेलोजन विद ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्साइड्स के अंडर पड़ रही है। और उसमें आपको दिख भी गया ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। कोई अब आपसे पूछे +2 कहाँ होती है, तो आपके पास आ जाना चाहिए सिर्फ एक ही जगह होती है +2, और +1 भी सिर्फ एक ही जगह होती है, जब उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज उसके सामने आ गई। दिस
दिस इज हाईली अनस्टेबल। ये बहुत अनस्टेबल होने की वजह से एक बहुत बढ़िया काम करता है मेरे लिए, और वो काम क्या करता है, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है। लास्ट लेक्चर में आपको नोबल गैसेस में बताया गया होगा कि साइंटिस्ट नील बार्टलेट ने एक कंपाउंड को स्टडी किया जिससे उनको स्ट्राइक किया कि अगर O2 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और उसमें जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपसे एक्सपेक्टेड है 1215, 1215 कुछ ऐसी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, आपसे एक्सपेक्टेड है वो वैल्यू O2 की। O2 का MOT डायग्राम बना के जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, वहां से आखिरी एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो नोबल गैस से थोड़ी सी ज्यादा थी। तभी पता लगा था नील बार्टलेट को कि जब O2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तुम और प्लेटिनम का एक कंपाउंड बना सकते हो, तो जिनॉन से भी तो बना सकते हो। देन वी गॉट द आइडिया कि नोबल गैसेस के भी कंपाउंड होते हैं। वहां भी प्लेटिनम के साथ F6 था, फ्लोरीन था, फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स यूज किए थे वहां पे। तो फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं उनमें सबसे पहले मैं इसको लेती हूं O2F2। खाली फ्लोरीन तो ले नहीं सकती, आपको पता एक्सप्लोड हो जाएगा। O2F2 बीइंग अनस्टेबल, एक तो F फ्लोरीन फिक्स्ड है, F2 में F और F में बॉन्ड नहीं बना हुआ तो एक्सप्लोड नहीं करेगा, बट ये काफी अनस्टेबल है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा यूज केस इसका क्या आ गया, कहीं फ्लोरीन पहुंचानी है तो O2F2 से रिएक्ट करा दो, फ्लोरीन का एटम पहुंच जाएगा। तो तुम बताओ पॉजिटिव क्यों लिखा होगा? एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, O2 के ऊपर। अच्छा ये पॉजिटिव पता नहीं क्यों लिखा है, मैंने अपने लिए कुछ लिखा होगा कि मेरे को कुछ याद आना चाहिए पढ़ाते पढ़ाते, वो छोटी छोटी चीजें जो आपको ऐसे लगे वो मेरे लिए रही होंगी, वो मुझे याद आ जाएगा, बता दूंगी। आप इस पे ध्यान दो, ठीक है। सो अब एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एक फ्लोरीन की तो कुछ और हो ही नहीं सकती -1 के अलावा। तो मैंने इसको किस तरह से यूज किया आगे के लिए, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर आता है मेरे पास बाकियों के ऑक्साइड। फ्लोरीन के ऑक्साइड तो बोलना भी गलत है, वो तो फ्लोराइड्स हैं ऑक्सीजन के। अब यहाँ पे काफी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है अगर मैं यहाँ पर रटूं नहीं तो कुछ रटना पड़ेगा। बहुत बहुत सालों से हम इसका कोई ऐसा रीजन ढूंढ रहे हैं कि बच्चों को दे सके, बट कोई लॉजिक नहीं है, इतने डीप इतने एक्सप्लेनेटरी हैं कि वो आपके लिए जरूरी नहीं है। कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स का ये ऑर्डर क्यों है, फंसते इसमें। पुरानी एनसीईआरटीज में देने की कोशिश भी की है, बट वो सिर्फ किसी फैक्ट के सहारे से। आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद मैं ब्रोमीन एक्सपेक्ट कर रही थी, भी कोई ऑर्डर होता है ना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। आयोडीन के सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर क्लोरीन के, फिर ब्रोमीन के। तो ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये मिलेगा हमेशा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में। हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्साइड्स। हायर ऑक्साइड्स का मतलब क्या है, जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। जैसे कि आपके सामने ये रखे, सारों की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए मेरे को क्लास से। पहले वाले में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, +1, इसमें +4, +2 नहीं, इसमें है +4, इसमें मैंने +6 लिख दी, उसमें +7, ऑब्वियस है +7। तो मैंने शुरू में आपको बताया था इसमें +4 और +6 भी मिलती हैं, बट किस में, ऑक्साइड्स में, जो आगे आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बताते वक्त मैंने ये दोनों मेंशन की थी कि ऑक्साइड्स में मिलेंगे, मिल गया। ClO2 इज द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एजेंट, जो सबसे कॉमन स्विमिंग पूल्स में इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है एक्चुअली। मतलब दिस इज द थिंग जो जाके डीकलराइज करती है इम्प्योरिटीज को। तो ब्रोमीन के भी लिख रखे हैं मैंने, लिखी अपनी कॉपी में, लिखने हैं ये, बस कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो मैं बात करूंगी। पहले तो ऑक्साइड्स लिख लीजिए, स्टेबिलिटी और पॉसिबल ऑक्साइड्स। अब यहाँ थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग शुरू होगा, लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर्स वगैरह। इसके इजी थे इसलिए पूछे नहीं, बड़े आराम से आप लोग बना लेंगे। मेरे को इसके बारे में बात करनी है। रिमेंबर मैंने एक P2O5 या P4O10 बनवाया था आपसे, तो जहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है वहाँ मैं बनवाऊंगी, बाकी तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इजीली बनवा लोगे, खुद ही कर लोगे। अब आयोडीन के ये ऑक्साइड्स लिखे मैंने आपके सामने। I2O5 का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैंने लिखना चाहा कि बना लूं आपके पास। आई होप ये सबको दिख रहा होगा लोन पेयर। एक आयोडीन ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे, पर आयोडीन 2। इस पूरे के अंदर आयोडीन और ऑक्सीजन के 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं और 2 नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। बड़ा रेयर होता है ऐसा कि कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं।
तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। आप वैसे भी बना तो सकते थे, लेकिन कई बार आपको ये नहीं स्ट्राइक करता कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं आपके हाथ से, ये बनता ना बनता। मैंने जस्ट एक बना दिया कि इसके बाद आपका दिमाग चल जाएगा, बाकी तो बना ही लोगे कि है तो ये केमिकल बॉन्डिंग ही सारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इसमें इतना ज़्यादा नंबर होना इज अगेन समथिंग टू हाईलाइट कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक मॉलिक्यूल में है। तो अगर मेरे पास बच्चों सिर्फ ये एक यूनिट होती, यादवी इसकी ज्योमेट्री बता पाओगे? सिर्फ इतने लाल गोले की बेंड, और लोन पेयर इसके पास अगर सिर्फ इतने हिस्से की बात करती तो एक तो लोन पेयर होता और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है। तो बेंट की जगह अगर मैं लोन पेयर को भी मान लूं तो पिरामिडल, बट लोन पेयर एक कोना नहीं बनता, इसीलिए बेंट, ठीक है। तो 2 पिरामिडल यूनिट्स वाया 1 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, 2 पिरामिडल यूनिट्स वाया ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। पिरामिडल इसलिए बोला क्योंकि लोन पेयर भी ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करता है डिसाइड करने में, लेकिन फाइनल शेप में कोना नहीं बनता, ये मैं आपको ध्यान दिला रही हूं। तो यस, 2 pyramidal units are joined via 1 oxygen. This is I2O5. ये ध्यान रखिएगा। I4O10 भी होगा तो हम कोशिश करेंगे बनाने की, अगर होगा तो। आई एम नॉट सेइंग यू की है। तो ये बॉन्डिंग आ गई सबके पास। एक बॉन्डिंग बतानी जरूरी थी, बाकी आप खुद कर लेंगे, मुझे पता है। अब आ जाइए लास्ट फॉर टुडे। फिर एक आधी चीज मैं वैसे बताऊंगी आपको, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो ट्रेंड चल रहा है आपके टॉपिक्स का, उसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल लाइक एवरी अदर ग्रुप इट इज पार्ट ऑफ होमवर्क। 4 लाइनें दे रखी है, कर लीजिएगा। कोई रिएक्शन नहीं, कोई स्ट्रक्चर उसमें खास, जो भी है बहुत ईजी है, देख लिया मैंने, उसको मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रही, आप एनसीईआरटी या बुकलेट से देख लीजिए। अब आ जाता है लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर हेलोजेंस, प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजेंस। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में बाकी ग्रुप्स के भी रिएक्ट करते हैं, SO2 SO3 सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में रिएक्ट करके इतनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं कि इनको अलग से पढ़ना जरूरी है, नॉर्मल ट्रेंड्स में नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब मेरे पास आता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। आपको नाम ही बता रहा है इसमें क्या है, 2 हेलोजेंस के बीच बनने वाले कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ये थोड़ा समझना पड़ेगा बहुत, ये समझ लीजिए आपका केमिकल बॉन्डिंग के पूरे 2 लेक्चर हैं ये। अब जो पूरे लेक्चर में मैंने हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, वेस्पर, इस सारे में एग्जाम्पल लिए थे, मैक्सिमम सारी सीसॉ और वो बेंट टी, पिरामिडल, फलाना ढिमाना, सारी अटपटी शेप्स इसमें आ जाएंगी। तो ये पूरा 2 लेक्चर मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग के, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंटर हेलोजन कंपाउंड का मतलब मुझे पता लगा। अब 2 हेलोजन के बीच कंपाउंड बनना है बच्चों। पहले तो ये मैं याद दिलाऊं, शायद आप भूल रहे हो इस बात को, कि अगर किन्हीं 2 एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, पेरिफेरल एटम कौन सा होता है। अगर मैं आपको कहूं 3 ब्रोमीन और 1 क्लोरीन के बीच बॉन्ड बनना है तो उसको क्या बोलेंगे? ClBr3, यही बोलेंगे। कभी सुना है ये नाम? कुछ हटपटा लग रहा होगा इसमें, कभी आज तक देखा नहीं, राइट? लेकिन अगर मैं यही कहूं, आज की शुरुआत इसी से थी, कहोगे सुना तो मैम ये भी नहीं है। एनीवेज, IF7 तो सुना है, गुड। ClF3 भी शायद सुना हो, ये 2 सुना, IF7 तो पक्का सुना होगा। क्या मैं इसको इस तरह से कर सकती थी, IF7 को? नहीं। क्यों? फ्लोरीन बहुत छोटा है, 7 बड़े बड़े आयोडीन को वो एकोमोडेट नहीं कर सकता। यानी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में सेंट्रल वो बनता है जो बड़ा है, पेरिफेरल वो बनते हैं जो छोटे। सबसे पहला स्टेटमेंट आज आपको ये क्लियर होना चाहिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में ये जो XX डैश से डिनोट किए जाते हैं, ये XX डैश, X कौन से वाला होगा? बड़े वाला। X डैश कौन से वाला होगा? छोटे वाला। तो X डैश इज ऑलवेज स्मॉलर और X इज ऑलवेज लार्जर हेलोजन। कई लोग इसको यूं भी कह सकते हैं किसी स्टेटमेंट में,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला सेंट्रल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पेरिफेरल है। ये भी तो कहा जा सकता है कि जो बाहर वाला है वो अगर छोटा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो स्मॉलर हेलोजन हमेशा बाहर होगी, लार्जर हेलोजन हमेशा सेंट्रल होगा। यहां तो चलो फाइट ही नहीं है, लेकिन लिखते वक्त हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चीज को पहले लिखा जाता है, कैटायन और नेगेटिव को बाद में, इसलिए इसको CLF लिख रहे हैं। तो यहां एक कैटेगरी आई, अब इसमें CLF, BRF, BR और CL का बनेगा तो क्या लिखूंगी, CLBR की BRCL, बड़े वाला पहले, तो मैं क्या लिखूंगी BRCL। IBR लिखूंगी कि BRI, IBR। समझ लेंगे इस चीज को। अब छोटे वाला पेरिफेरी और बड़े वाला सेंट्रल। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बाहर होगा, वही तो अनपेयर्ड करेगा आके अंदर वाले हेलोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करने के लिए भी तो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन हमेशा डैश से डिनोट होगा और वो बाहर की साइड होगा। तो इस तरह से इसमें सेंट्रल हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, प्लस, और पेरिफेरल की क्या होगी, माइनस। पॉजिटिव पहले लिख रहे हैं, कैटायन है जी, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, एक ही बॉन्ड है तो क्या ज्योमेट्री होनी है, लीनियर। अब आ जाता है X3। मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, चेक कोई गलती की है सेंट्रल डिसाइड करने में। अच्छा सारे F वाले लिख दिए तो क्या, ये नहीं है एक Cl वाला। ICl3 लिख सकती थी, बिल्कुल लिख सकती थी, सारे कॉम्बिनेशन लिखे नहीं है मैंने, बिल्कुल लिखा जा सकता था यहाँ पे ICl3। क्या सेंट्रल की सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, चेक करिए। एनसीईआरटी में ये पूरा टेबल दे रखा है, जो हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक टेबुलर फॉर्म में दे देते हैं। ये पूरा टेबल सिर्फ इंटर हेलोजेंस की ज्योमेट्रीज, बेंटी, ये वो शेप्स, एंगल्स, सब कुछ का डिटेल देता है इंटर हेलोजन इन टर्म्स ऑफ XX'। और एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जो एग्जाम्पल नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहां से हिंट लेना आप, कल को फंसे तो इस टेबल से लेना। एनीवेज, क्या सेंट्रल हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 है, क्लियर। 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। ये मेरी क्लास ये ढूंढ पा रही है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 और 3 फ्लोरीन के साथ शेयर्ड, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 7 हो गए। डॉट्स बताते हैं कितने लोन पेयर, 2, और कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 3। 3 और 2 5। 5 की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन 2 लोन पेयर हैं, किधर प्रेफर्ड होते हैं, कुछ ही करवा लो तुमसे, हाँ ही करोगे, इक्वेटोरियल पे। ये वाले बॉन्ड थोड़े लंबे होते हैं अगर जरूरत पड़े तो, राइट। तो तुम्हें तो कुछ ही करा लो, हाँ हाँ देख लो संकेत, तुमने एक ने हाथ उठाया, हाल सबका खराब हुआ पड़ा है यहाँ पे। एनीवेज, 2 लोन पेयर किधर अरेंज करूंगी मैं, पॉसिबली प्रेफरेबली इक्वेटोरियल पोजीशंस पर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्योंकि थोड़ा ज्यादा होता है तो ये थोड़ा बेंड हो जाएंगे, और ज्योमेट्री क्या बनेगी, थोड़ा सा इस लाइन को यूं कर दूं तो बेंट टी। आप इसको टी नहीं बोलोगे, एनसीईआरटी क्लियरली बेंट टी शेप बोल रही है। ये थोड़े से इधर की तरफ धक्का मिलेगा इनको, और फाइनल शेप क्या होगी, बेंट टी। बनाइए अपनी कॉपी में। बीच में हो गया X और इधर हो गया X डैश X डैश X डैश, और इस शेप को क्या बोलते हैं, बेंट टी। सभी लोग बनाओ इसको, और थोड़ा खुला खुला बनाना कि दिखता रहे जब पन्ने पलटो, छोटा सा मत बना देना कोने में। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट था ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और शेप या ज्योमेट्री क्या आई, बेंट टी। अब अगले पे आ जाए, XX5। XX5 है तो 5 तो बॉन्ड है। तो अगर मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं पहले यहां पर, जिसको थोड़ा भी प्रैक्टिस ना हो, तो 5 अगर बॉन्ड, मुझे नहीं पता ज्योमेट्री क्या है, मैंने तो बेतुके बस 5 बॉन्ड बना दिए, और इलेक्ट्रॉन गिने बीच वाली हेलोजन के, 1 2 3
4 5 6 7, यानी क्या है, एक लोन पेयर और कितने बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, कुल मिला के क्या हुआ, 6 की ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों, स्क्वायर बाय पिरामिडल या कह लीजिए ऑक्टाहेड्रल। यहां पे लोन पेयर किधर होते हैं, एक्सियल पे, नॉट ऑन स्क्वायर एंड। बट लोन पेयर है कितने यहां पर, एक लोन पेयर को कौन सी जगह दूंगी, ये वाली, बीच में आ गया x और इधर आ गए x डैश x डैश x डैश, क्या नाम दूं इसको, स्क्वायर पिरामिडल। बाय पिरामिडल में से एक पिरामिड तो उड़ गया, तो लिखिए इसके नीचे नाम भी लिखना बच्चों, यहां पर टी शेप था, इसके नीचे नाम लिखिए बना के, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद आ जाता है x7, इसमें सिंगल एग्जाम्पल है IF7। क्यों भाई, CLF7 क्यों नहीं हो सकता था, BRF7 क्यों नहीं हो सकता था, एनी गेस, साथ फ्लोरीन को एकोमोडेट करने के लिए सेंट्रल एटम का साइज बहुत बड़ा होना जरूरी है। ओनली आयोडीन कैन एकोमोडेट ऑन इट्स सरफेस 7 फ्लोरीन, वेयर एज क्लोरीन इतना बड़ा नहीं था कि 7 फ्लोरीन को एकोमोडेट कर सके स्टेरिक हिंड्रेंस। चलिए वो तो चलो एक ऐसी लिख दी मैंने बात, बट हाँ आपके पास IF7 जब आया तो उसमें तो कोई लोन पेयर बचा ही नहीं, सातों के सातों क्या आ गए, बॉन्ड पेयर, 7 बॉन्ड बने, 7 इलेक्ट्रॉन, सातों बॉन्ड पेयर। सातों बॉन्ड पेयर की एक ही पॉसिबल ज्योमेट्री है, स्क्वायर बाय पिरामिडल की जगह पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो बीच में आया x और फिर 7 लोकेशंस पर कौन आ गया, x डैश। ज्योमेट्री का नाम खुद लिखिए प्लीज, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। OTC बहुत ही छोटे फॉन्ट में इस टेबल के नीचे लाइन लिखी है, बहुत छोटे फॉन्ट में कि आपकी आंखों को दिखे भी ना, एक छोटी सी लाइन लिखी है। और क्वेश्चन यहां से आते हैं, जो छोटी सी आइटैलिक्स में लाइन लिखी होती है, क्वेश्चन यहां से पूछ लेंगे किसी ना किसी स्टेटमेंट में। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में अथाह सागर है कॉन्सेप्ट्स का, वो सब अब मैं आपको पॉइंट्स के वाइज लिखवाने की कोशिश करूंगी। एक आधा मिस होगा मैं भी साथ साथ देखूंगी, अगर मिस होगा तो साथ के साथ लिखवा दूंगी। तो इंटर हैलोजन की इंफॉर्मेशन, नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जितने भी ये हैं इनके नाम को ऐसे डिराइव किया गया, हाइपोहेलाइट, XX-3 को हेलाइट, XX-5 को हेलेट और XX-7 को परहेलेट। तो अब आपसे परहेलेट की ज्योमेट्री पूछ ली, केमिकल बॉन्डिंग में तो फैलना नहीं है, हमारे केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स में नहीं था जी, नोट्स में तो था, बस परहेलेट नाम नहीं था तब, परहेलेट अब आया है। तो ये आपके लिए ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखते जाओ और बताना कौन सा पॉइंट मुझे समझाना है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का नेचर कोवेलेंट है और डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। ऑल आर वॉलेटाइल सॉलिड्स या लिक्विड्स एक्सेप्ट फॉर CLF। इकलौता इंटर हैलोजन जो गैस है वो CLF है। अभी आपको याद रहे तो आप सही करोगे, राइट। ऑल आर वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स एक्सेप्ट CLF जो कि गैस है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजन्स। जिन दो हैलोजन से बना हुआ है इंटर हैलोजन, उनके बीच में प्रॉपर्टी लाई करेगी एक्सेप्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। उसके अलावा सारी बॉन्ड पैरामीटर्स, बहुत सारी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो पेरेंट हैलोजन के बीच में आएंगी इंटर हैलोजन की, एक्सेप्ट फॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा क्या है, मैंने एक पॉइंट को 2 में डिवाइड किया ताकि आप याद इजीली कर सकें, वैसे ये एक ही इंफॉर्मेशन है। इनके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़े ज्यादा होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजन्स के कंपैरिजन।
मस्ट बी समथिंग टू डू विद पैकिंग, बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में। बट एनीवेज इसका रीजन पे आप नहीं जा सकते, पूरा चैप्टर उड़ा दिया। पहले होता था सॉलिड स्टेट्स, उसमें यही चीजें पता लगती थी, बट सब उड़ाई दिया तो आपसे पूछ भी नहीं सकते। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है देखना, मुझको बतानी है क्या कुछ समझ पा रहे हैं, ये बोला क्या है मैंने, बता तो दूंगी, बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू टेल यू हियर। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में जब भी आप किसी भी इंटर हेलोजन को, y का मतलब क्या है, एक्स एक्स डैश y1 हो सकता है, एक्स एक्स डैश 3, 5, 7 कोई भी उठा लाइए, आप जब जब उनका हाइड्रोलिसिस करोगे तब तब हेलाइड आयन बन के तैयार होगा। किसका? छोटे वाले का। नेगेटिव तो वही लेगा अपने, राइट? यानी कि मैंने x नेगेटिव लिखा है, पक्का वाटर का H आएगा इसके पास, HX। आपसे पूछा जा सकता है इस इंटरहेलोजन कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस से कौन सा एसिड बनेगा। अगर मैंने आपको ये दे दिया होता ClF, कौन सा हाइड्राइड बनेगा, HF की HCl? HF नेगेटिव वाला। छोटे वाला जो है वो वही नेगेटिव है, बीच वाला तो पॉजिटिव है। छोटे वाला हमेशा एसिड बनाएगा अगर आप इंटरहेलोजेंस का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो। यहां ये मतलब है, अपने हिसाब से नोट करो इसको, जो लाइन लिखने है वो अपने हिसाब से लिखिए कि अगर इंटरहेलोजन कंपाउंड्स का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, स्मॉलर हेलोजन विल प्रोड्यूस एज हेलाइड आयन और एज हाइड्रोजन हेलाइड एसिड, HCl, HF जो भी बनता है। और दूसरे वाले का क्या होगा वो भी लिख देती हूं, आपकी एनसीईआरटी बता रही है। एक के साथ वाटर का H गया और एक के साथ वाटर का OH गया। तो ये सिर्फ याद दिलाने का तरीका है कि कैसे याद करो। एक X H के साथ गया, एक X OH का, बड़ा ऑब्वियस है कौन सा H के साथ जाएगा, जो छोटा है या जो नेगेटिव है। नोटेड दिस इंफॉर्मेशन, आगे ले जा सकती हूँ बोर्ड को, समझे। एग्जाम्पल भी नीचे लिखा है, कुछ बताने को मेरे पास तो नहीं है, अगर आपके पास है तो मोस्ट वेलकम। थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जा रही हूँ, बट ये वो एरिया है जहाँ ये चीज़ पूछी जा सकती है मुझसे। यस, साइज डिफरेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों में से कोई भी एक चीज़ घटेगी। कई जगह पे आप साइज नहीं कंपेयर कर पाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर पाओगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाती है एज साइज डिफरेंस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीजेस। दोनों में से कोई भी एक डिफरेंस पकड़ लो, आप ट्रेंड दे दोगे इंटरहेलोजेंस की स्टेबिलिटी का। तो मुझे इतना पता है Cl और F में काफी फर्क होता है साइज का, शुरू से बताती आई हूं। ग्रुप का पहला मेंबर और दूसरे मेंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है साइज का, ठीक है। तो साइज का डिफरेंस जितना ज्यादा है उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा है। ऊपर मैंने ऐसे नहीं लिखा, वैसे लिखा है जैसे आपको आना चाहिए। साइज का डिफरेंस ज्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, साइज का डिफरेंस कम तो थर्मल स्टेबिलिटी कम। क्योंकि जब हम आपको असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट्स देते हैं तो इजी बना के नहीं देते। सो मेरा भी मतलब यही था कि मैं इजी तो बना के नहीं दे सकती, जो स्टेटमेंट एक्चुअल है मुझे वही देना पड़ेगा। अंडरस्टूड दिस ClF एंड IBR एवरीवन? मैंने क्या लगाया यहाँ पर, ये ट्रेंड ऑफ स्टेबिलिटी दोनों में। तो ये एक एग्जांपल इनफ है आपको बताने के लिए। आपको जो पसंद आता है वो गैप देख लो, साइज का या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इन दोनों की वैल्यू आपको याद है।
और आज मैंने कोशिश की है Br की भी याद करा दूं, I की भी याद करा दूं, तो आप डिफरेंस भी निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन, बस यहीं पे खत्म होगी आपकी इंटर हैलोजन। इंटर हैलोजन कंपाउंड सॉल्यूशन में या लिक्विड फेज में सेल्फ आयोनाइज हो जाते हैं। देखिएगा कैसे आयोनाइज हुए। नहीं, और एक स्लाइड और आएगी इसकी इंफॉर्मेशन पे, सॉरी। देखा जाए तो एक ICL यूनिट ने दूसरी ICL यूनिट को अपना एनायन दे दिया। ICL, एक ICL दूसरे ICL को क्या कर रहा है, अपना एक Cl दे रहा है। तो एक पे I प्लस और एक पे ICl2 नेगेटिव। सिमिलरली दो ICl3 ने यही किया आपस में, एक ICl3 ने दूसरे ICl3 को अपना एक Cl पकड़ा दिया, तो कैटायन और एनायन बन गए। यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मैंने अभी लिखी है एक स्टेटमेंट की दे ऑल आर कोवेलेंट, राइट। लेकिन अगर आप इनको लिक्विड फेज में ले गए, सॉल्यूशन में ले गए, तो दे बिहेव एज आयोनिक। हाउ? आई हैव शोन यू। ये सब के सब भी हैलोजेंस की तरह क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड डायामैग्नेटिक। ये सब के सब हैलोजेंस को सिमिलर तरह से कॉपी कर रहे हैं कि दे आर ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड डायामैग्नेटिक। एंड वन मोर पॉइंट, सबसे ज्यादा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन है, सबसे छोटे वाले का, दैट इज फ्लोरीन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स consist of which atom? फ्लोरीन। वाई? ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा अनपेयर करने में यही काम आता है। 7 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाता ही यही है, +7 के लिए तो चाहिए भी मेरे को यही। तो इस तरह से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को लेके आपको इंफॉर्मेशन आपसे एक्सपेक्टेड है। आप कभी भी ये भूल नहीं सकते, ये तो आपको हमेशा याद रखना जब ये फैमिली आप कर रहे हैं, कि आपको इस तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपसे अगर मैं वैसे पूछूं, वैसे सोचे, इतनी सारी जो नीचे रामायण लिखी है उसे भूल जाओ। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है जो कंपैरेबल साइजेस के बीच बनता है? तो XX का बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू XX', क्योंकि इनकंपैरेबल साइजेस या साइज इनकंपैटिबिलिटी की वजह से बॉन्ड वीक हो जाते हैं। तो ये तो बाय डिफॉल्ट है कि इंटर हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हैलोजन। ये तो बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट आ गई। अभी इसमें आपके क्यों क्या रुकना, क्योंकि मुझे पता है इसमें स्पेशल केस भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो अभी सिर्फ एक प्लेन इंफॉर्मेशन के तौर पे ये एब्जॉर्ब करिए, सुनिए, फिर लिखना कि मेरे को यहां पर एक कमेंट मिलता है, एक असर्शन मिलता है, एक स्टेटमेंट मिलती है, इंटर हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजेंस। जैसे कि ये तो नीचे चलो एग्जाम्पल तो इस पूरे के लिए है। ये मेरे को एक स्टेटमेंट मिलती है कि क्यों इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू हैलोजन। तो इसका रीजन, क्योंकि XX' बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस एज कंपेयर टू XX। यस, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों कम है? इनकम्पैटिबल साइजेस, वीक बॉन्ड, जल्दी टूट जाता है। तो एसर्शन रीजन तो ठीक है, करते हैं नोट अभी हम इसको, बट कुछ स्पेशल चीज भी आनी, इसलिए मैं वो आपसे बात करूंगी। अगर कोई मेरे से यहां पर, ये मैंने किसका ट्रेंड दिया है? रिएक्टिविटी का। ClF ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cl2। इस सभी स्टेटमेंट में से F2 को एक्सक्लूड करना है। ये सारी बात जो है यहां पर जब आप नोट करेंगे, इसलिए भी नोट नहीं करने देना चाह रही आपको। F2 नहीं है स्टेटमेंट में, F2 के बारे में मैं इनफ बता चुकी, भाई ये तो सारी दुनिया से ही अलग है, तो ब्लास्ट करेगा। इसमें F2 नहीं है। कल को आप कहो ClF ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए F2 से, नहीं, F2 तो बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसको साइड से निकाल देना, इसका एनामोलिस बिहेवियर है। तो अब एक समस्या जहां पे मैंने कहा आपको रटना पड़ेगा, इस रटने को थोड़ा सा इजी कैसे करते हैं हम वो देखिएगा।
जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे पास इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के थे, मैंने उसमें आपको ट्रेंड दे दिया। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर नोट करते वक्त 3 जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, देखना उसको क्या है, वो क्या क्या अंडरलाइन किया है मैंने, क्या कॉमन है। हेलोजन अलग अलग हैं, लेकिन उसके साथ 3 फ्लोरीन जो लगे हैं वो सेम है, या मैं कहूं तीनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। Cl का +3, Br का +3 और I का +3 दिख रहा है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ओके, आप मत करना, मैं आपको बस कुछ दिखा रही हूं और कुछ नहीं। इन दोनों को देखिएगा क्या कॉमन है, एक है Br का F5, एक है I का F5। अब ये जो मैंने आपको मैंने शायद बोलते वक्त इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल दिया था, इट इज रिवर्स, इट इज रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो मैंने दिया है, ये ऑर्डर मुझे मिला, मैंने रिएक्शन करा के देखा, रिएक्टिविटी का ट्रेंड देखा, रेट ऑफ रिएक्शन देखा, उठा के ले आई। इसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे याद करूं, इनमें से किन्हीं भी 4 का मुझसे पूछ लिया जाए तो हाउ शुड आई आंसर। इस ऊपर वाले ट्रेंड से एक बात बहुत क्लियर दिख रही है मेरे को कि कोई भी XXN ले लीजिए, मैंने आपको रेड कलर से और ग्रीन कलर से 2 उठा के दिए, कोई भी XXN ले लीजिए और आप देखिए मैंने यहां पर दूसरे वाला X डैश जो है वो सब केसेस में फ्लोरीन रखा है, तो यानी आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोराइड्स ओनली नाउ। कोई भी XFN ले लीजिए, सीक्वेंस उसके अंदर ये मिलेगी रिएक्टिविटी की, सीक्वेंस ये मिलेगी। और सबसे बेटर एग्जांपल आपके पास होगा रेड लाइन में, देख लीजिए अगेन अटपटा है, जैसे ऑक्साइड्स में अटपटा था कि कोई एक ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता या आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन होता, ये क्या है क्लोरीन ब्रोमीन, अच्छा है इसमें है, आई एम सॉरी, ऑक्साइड्स में रिवर्स है। तो याद रखिएगा ऑक्साइड्स में ये ट्रेंड नहीं है। ऑक्साइड्स में क्या था बच्चों, वो आप देखोगे उसमें किसने मिसबिहेव किया था, दोनों ही साइड से ट्रेंड नहीं बन रहा था, ठीक है। उसमें ब्रोमीन और आयोडीन एक्सट्रीम पे थे, क्लोरीन बीच में था। यहां पर जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात हो रही है, उसमें अगर ये N सेम है, Cl N सेम मतलब सारे फ्लोरीन है, मतलब N नंबर नहीं सारे फ्लोरीन है, बीच वाला हेलोजन X है जो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही मिलेगा, यू कैन क्रॉस चेक। इसी तरह से फॉर सेम हेलोजन, एक ही हेलोजन को देखो, इसके अंदर ब्रोमीन को देखो बच्चों, ब्रोमीन का F5 भी है, ब्रोमीन का F3 भी है और ब्रोमीन का F भी है। सेम हेलोजन में अगर कोई मेरे से पूछे तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ N। नोट करो इसको, ये फैक्ट्स हैं, इसमें हम कोई रोल नहीं प्ले कर सकते, मैं तो सिर्फ जगह जगह से ढूंढ रही हूँ फैक्ट्स कि क्या आपसे पूछे जाते हैं, क्या आपको दिए जा सकते हैं। स्टेबिलिटी नहीं, रिएक्टिविटी, मैं बार बार स्टेबिलिटी बोले जा रही हूँ, होना चाहिए रिएक्टिविटी। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा रिएक्टिव है इंटर हेलोजन कंपाउंड। सेम हेलोजन का +5, +3, +1, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, +5, और कौन लेस रिएक्टिव होगा, +1। इस ऊपर वाले ट्रेंड से 2 मैं गेसिंग निकाल सकती थी, ट्रिक्स निकाल सकती थी कि आप कुछ उसको अरेंज कर सकें। So I hope now interhalogen compound should be clear, covered 100%, कुछ भी होमवर्क के लिए नहीं छोड़ा। मैं चाहती तो मैं अपनी बुकलेट में लिखे हुए आपको होमवर्क में डाल देती। आई एम नॉट लीविंग एनीथिंग फॉर होमवर्क फॉर दिस कंपाउंड, दीज कंपाउंड्स। क्लियर एवरीवन, आ गया सबकी कॉपी में ये?
आगे चल सकते हैं? चलिए, ऑक्सा एसिड याद है सबको क्या होते थे? लास्ट लेफ्ट इज ऑक्सा एसिड। ऑक्सा एसिड किसी भी एलिमेंट का, जैसे आपने सल्फर का देखा, किस किस का देख चुके हैं अब तक हम? सल्फर का, फॉस्फोरस का, और तो किसी का नहीं। नाइट्रोजन का भी देख ही चुके हैं, नॉट डायरेक्टली, बट अगर मैं आपको कहूं नाइट्रोजन का ऑक्सा एसिड बताओ तो कोई मुझसे एकदम से पूछ ले तो मैं क्या प्लान करूंगी? ऑक्सा एसिड की मेरे को कंडीशंस पता है। अब मुझे पता है नाइट्रोजन या तो बॉन्ड बनाएगा 3 या 4 भी बना सकता है, कोऑर्डिनेशन भी है ही उसके अंदर। मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या बनता है? HNO2। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। आपने कौन सा सबसे ज्यादा सुना है? HNO3। क्या करूं? लोन पेयर तो है ही इसके पास। आगे ऑक्सा एसिड ऑफ नाइट्रोजन, जरूरी नहीं हर चीज करवाई जाए। जब आप फास्फोरस का ऑक्साइड बना चुके हैं, आप सल्फर का ऑक्सा एसिड बना चुके हैं, तो आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्सा एसिड्स हैं HNO3 और HNO2, दोनों दो ही हैं बस, और दोनों आपके पास है, स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं। नाउ मेरी क्लास अगर मेरी हेल्प करे, योर जॉब, ये रहे आपके पास ऑक्सा एसिड्स HOX। अब मेरा लिखने का तरीका और बुक के लिखने के तरीके में थोड़ा फर्क होगा। मैं इस तरह से लिखूंगी कि आपको याद रहे, और बुक में यही कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए 2 बार ओ कभी देखा है किसी फॉर्मूले में? मैं लिख रही हूं, बुक में आप कभी भी ऐसे HOXO नहीं देखोगे। इफ आई से ये क्लोरीन का ऑक्सा एसिड है, तो क्लोरीन का है तो आप HOClO नहीं लिखते कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। अवॉइड डुप्लीकेशन भी होता है, और एटलीस्ट 2 डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? 2 चीजें उनको मिला के 2 कर दो ना। तो इसका सही तो आप क्या लिखना चाहोगे? ClHClO2 यही लिखना चाहोगे। पॉजिटिव से शुरुआत होती है तो HClO2, लेकिन इससे मेरी इतनी इंफॉर्मेशन मारी जा रही है ना कि वो डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, इतनी इंफॉर्मेशन मारी जा रही है कि मैं ऐसे नहीं लिख रही। क्वेश्चन में ऐसे पूछेंगे तो आपको क्या करना है? उस O का एक O तो H के साथ लगा दो, ताकि आपको पता रहे एक OH है तो भाई ये एसिड है कि क्या है। एक OH है तो हर ऑक्सा एसिड की शर्त क्या होती है बच्चों? एलिमेंट के साथ एक OH होना कंपलसरी और एक O होना कंपलसरी। मैं ऐसे लिखना पसंद करूंगी, मेरा आंसर जिससे सही आए। मेरा किसी भी एलिमेंट के ऑक्सा एसिड की 2 कंडीशन पूरी हो रही हैं, एक डबल बॉन्ड O और एक OH। तो आई एम राइटिंग फॉर्मूला लाइक दिस। आप उसके बाद उसको चेंज कर सकते हो। तो पहले में तो कोई चेंज करना ही नहीं है। खैर, HOX, इसमें X की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। HOXO, मैं क्या करती जा रही हूं? एक एक ऑक्सीजन बढ़ाती जा रही हूं। अपनी कॉपी में इन नामों के सामने इनका स्ट्रक्चर बनाइए। इस लायक मैं आपको बना चुकी हूं पिछले 2 ग्रुप्स में। से पूछो, मैंने तो कुछ अच्छा ये हेलिक वाला अभी बना लेते हैं, बेंटी है कि नहीं है, क्या है, अभी बना लेते हैं। अगर कंफ्यूजन आया है तो टिके रहिएगा 2 मिनट, आप लोग भागने की जल्दी मत करिएगा। HOXO2 यही कह रही हूं ना? X हेलोजन, एक OH बना दिया और 2 O हैं तो ये 1 2 3 4 5। अब बताओ क्या होना चाहिए? देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स तो इन्वॉल्व है, एक लोन पेयर। तो ज्योमेट्री में ये पाई बॉन्ड तो रोल प्ले नहीं करता, तो कितने बॉन्ड पेयर जो रोल प्ले करते हैं? 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। क्या होगी इसकी ज्योमेट्री? एक्सपेक्टेड क्या थी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में एक कोना किसने ले लिया? लोन पेयर। तो अमोनिया की कॉपी हो गया पिरामिडल, जैसे अमोनिया हुआ करता था। यही मैंने पूछा था कि आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है तो इसमें आपका सारा निकल जाना है, इस अकेले ग्रुप में सारी ज्योमेट्रीज आ जानी है। तो जब मेरे को पता है ये 4 थे, 4 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में एक उठा लिया लोन पेयर ने, या ऊपर वाला कोई भी, जैसे आपको अमोनिया में आदत है वैसे ही करते हैं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। ये लोन पेयर और ये 3 रहे बॉन्ड पेयर। ये एंगल अमोनिया में कितना था समर? 107। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये 107 है, लेकिन उसके आसपास मिलेगा। और इस ज्योमेट्री को क्या नाम दूंगी अब मैं? पिरामिडल। नीचे वाली ज्योमेट्री क्या है बच्चों? शाइला क्या बनी इसकी ज्योमेट्री? HOXO3 की।
टेट्राहेड्रल, बाकी लोग बताएं। 4 बॉन्ड पेयर, क्योंकि पाई तो गिनने ही नहीं, एक भी लोन पेयर नहीं बचा, तो वो ज्योमेट्री हुई टेट्राहेड्रल। तो ये पार्ट तो आपके लिए था, पूरा करा चुकी हूं। प्रॉब्लम इज नाम, वो आपने रटने हैं। तो मेरे पास ऑक्सा एसिड्स खत्म हुए, उसमें एक लास्ट चीज जो मुझे बतानी थी, जो मैंने आपकी क्लास की शुरुआत में ही पूछी कि आप लोग मेरे को बताएंगे, मैंने ऑक्सा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ डिस्कस किया है क्या? नहीं डिस्कस किया। फॉस्फोरस फैमिली में या ऑक्सीजन फैमिली में, फटाफट इसे नोट करिए। क्या? चलो मैं देखती हूँ, मेरे को डाउट है इसमें कुछ फॉस्फोरस में है, कोई बात नहीं। नहीं, मेरे को डाउट है, कोई बात नहीं। नोट करिए इसको बच्चों। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम पे ज्यादा, उतना ही ज्यादा एसिडिक दिस। अब आपका काम है, आपका होमवर्क है। मेरे को एक केस में थोड़ा डाउट है, इसीलिए आप आज जब भी टेस्ट होगा उससे पहले या आज करेंगे तो बेटर रहेगा। फॉस्फोरस के ऑक्सा एसिड्स में भी देखोगे क्या ये एप्लीकेबल है, और सल्फर के ऑक्सा एसिड्स में भी देखोगे क्या ये एप्लीकेबल है। और हेल्प कहाँ से ली जाएगी? बुकलेट से। बुकलेट में ऑक्सा एसिड में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, ऐसी चीजें भी जो हम अंडरस्टूड मान लेते हैं आपको आती होगी, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे शेप हो, चाहे रिएक्टिविटी हो। अब क्या मेरी क्लास मुझे ये बताएं, मेरे को इसकी बेसिसिटी डिस्कस करने की जरूरत है? स्ट्रक्चर आ गई सबकी कॉपी में? बताना इनकी कोई डाई बेसिक एक बताओ, एक भी है डाई बेसिक? देख के बताओ, स्ट्रक्चर सारे बनाए क्यों चेतन? एक भी है डाई बेसिक? सब में एक ही OH है। इतना फायदा है इस तरह से लिखने का, इस तरह से लिख के आपको पता चल रहा है H तो सब में एक ही है, फिर रिड्यूसिंग नहीं है। क्यों? H एक और आता तो ना वो अकेला हेलोजन से जुड़ता, ना तो ये रिड्यूसिंग है, ना ये डाई ट्राई टेट्रा बेसिक है। इजीएस्ट ऑक्सा एसिड मेरे पास हेलोजन्स के आते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।